सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वीडियो में मैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश के बारे में चर्चा करूंगा। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तुगलक वंश, जो प्रश्न परीक्षाओं में अमूमन पूछे जाते हैं उन पर भी विचार किया जाएगा, अथवा आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आप उन प्रश्नों को नोट डाउन करते रहें ताकि आपकी समझ बरकरार रहे। तो तुगलक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तुगलक वंश, आपको पता होना चाहिए कि तुगलक वंश जो वंश था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला ये वंश था। तो एक प्रश्न तो यहीं पर से बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अधिक वर्षों तक शासन किस वंश ने किया? तो आप कहेंगे तुगलक वंश। ठीक है ना। तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है ना। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1320 ईस्वी से और 1414 ईस्वी तक ये चला था। यानी कि ये 94 वर्षों तक इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया। तो जो इसका पहला शासक था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में एक नवीन वंश की स्थापना की। खुसरो शाह के शासन को समाप्त कर गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। आपको थोड़ा सा एक चीज बता देना चाहता हूँ। खुसरो शाह जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक भी कहलाता है। जब मुबारक शाह खिलजी की हत्या होती है, मृत्यु होती है, तो उसके बाद खुसरो शाह जो कि एक हिंदू था और उसने अपना धर्म परिवर्तित करके मुसलमान हो गया था, तो खुसरो शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इसी को समाप्त करके गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है ना। गयासुद्दीन का नाम गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक था। अलाउद्दीन के समय वह दीपालपुर का सूबेदार था। तो यहाँ पर एक चीज आती है, गयासुद्दीन का जो नाम था उसे गाजी तुगलक के नाम से भी जाना जाता है और इसे गाजी बेग तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूंगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला शासक था जिसने अपने को गाजी की उपाधि दी थी। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला या फिर दुश्मनों को खदेड़ने वाला। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ये कहाँ का सूबेदार था? दीपालपुर का सूबेदार था। एक्चुअली ये दीपालपुर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उस समय भारत के हुआ करता था। ठीक है। तो ये प्रश्न उठ जाता है कि खिलजी वंश के समय गयासुद्दीन जो तुगलक था वो कहाँ का सूबेदार था? तो आप कहेंगे दीपालपुर का। ठीक है। वह पहला शासक था जिसने कृषि उत्पादन वृद्धि में ध्यान दिया। बहुत अच्छा काम इसके रहे थे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए इसने विभिन्न प्रकार का ध्यान दिया और संभवतः इसी के समय में पहली बार भारत में नहरों का निर्माण भी किया गया। ठीक है ना। उसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर बसाया अपने ही नाम से, अपने वंश के नाम से। तो दिल्ली के समय आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक शहर है तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद नगर किसने बसाया था? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, नसीरुद्दीन शाह आएगा। तो तुगलक तुगलक नाम से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जो दिल्ली का प्रथम शासक था तुगलक वंश का, उसने ही तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। एक्चुअली जो निजामुद्दीन औलिया जी थे उनके साथ संबंध अच्छे नहीं होने के कारण यह भी था कि जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था आपका खुसरो खां, उसने क्या किया था कि इन लोगों को पैसा बांट करके जो चिश्ती संप्रदाय के, कि ताकि मुझे ही गद्दी मिली रहे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां की हत्या कर दी थी। ठीक है ना। तो तब से उन्हें ये लगता था कि निजामुद्दीन औलिया मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो एक बार वो युद्ध करने के लिए गए थे। तो थट्टा थट्टा में गए थे, थट्टा में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब वो युद्ध करने के लिए गए थे गयासुद्दीन तुगलक, तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया था कि मेरे दिल्ली वापस आने तक आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। तो निजामुद्दीन औलिया ने उन्हीं को उनको ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि दिल्ली अभी दूर है का कथन किसने दिया था और किसके लिए दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। और किसके लिए दिया था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिया था। तो ये चीज हमने यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त की। इन्होंने 1320 से 1325 ईस्वी 5 से 6 साल यहाँ पर शासन किया। तो देखते हैं अगला शासक कौन आता है हमारे सामने। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 51
1325 से 1351 ईस्वी तक ये दिल्ली की सल्तनत में राजा रहे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां भी कहा जाता है, शासक बना। ठीक है ना। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र जो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, जूना खां। ठीक है ना। तो जूना खां के नाम से किससे जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। ठीक है ना। तो 1325 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया। ठीक है ना। योग्यता के आधार पर पद देना, देखिए उसकी सूझ कहाँ की रही होगी। तो योग्यता के आधार पर पद देने वाला प्रथम सुल्तान था ये दिल्ली के अंदर। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है कि दिल्ली सल्तनत में योग्यता के आधार पर पद देने वाला प्रथम शासक कौन था, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। अपने शासनकाल में वह विवादास्पद निर्णयों के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसने दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिसमें वह असफल रहा। ठीक है ना। अब काफी सारे विवाद इसके शासनकाल में रहे। यूं भी कह सकते हैं कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी किस्मत अच्छी नहीं रही, क्योंकि जो भी डिसीजन लेता था वो फेल हो जाता था। जैसे कि उन डिसीजनों में से कुछ एक हैं, जैसे दोआब में कर वृद्धि करना। बंगाल का जो दोआब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसने कर वृद्धि कर दी, लेकिन हुआ क्या, उस साल वहां अकाल पड़ गया, लोग कर नहीं चुका पाए, तो इसलिए इसमें इसकी बहुत सारी तौहीन हुई और असफल रही कर वृद्धि की घोषणा। उसके बाद राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित कर दी, क्योंकि दक्षिण तक भी फैला हुआ था क्षेत्र, और दौलताबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहां से उत्तर भारत और दक्षिण भारत लगभग ठीक बीच में पड़ते हैं। तो वहां पर इसने राजधानी परिवर्तित कर दी। अब क्योंकि उस समय अकाल भी पड़ गया था, ठीक है ना, इसलिए इसको बहुत सारी जनधन की हानि हुई। तीसरी चीज क्या हुआ था कि इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कहा जाता है कि उस समय विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए इसने क्या कर दिया, सांकेतिक चांदी की मुद्रा की जगह सांकेतिक मुद्रा चलानी शुरू कर दी, यानी कि तांबे की मुद्रा इसने चलाई, जो कि चांदी के भाव पर ही चल रही थी। और लोगों ने क्या किया उस समय कि घरों में ही चांदी के तांबे के सिक्के छाप दिए, जिससे कि वहां पर मुद्रा का जो होता है वो अवमूल्यन जैसा हो गया। ठीक है ना। तो इसमें भी वह असफल रहा। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बनता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की, ये बात आपके सामने चर्चा हो चुकी है। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना करी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों बन जाता है। दीवान ए कोही विभाग किससे संबंधित था, तो ये कृषि विभाग था एक। ठीक है ना। तो कृषि में, क्योंकि इसके जो पिता थे गाजी बेग तुगलक, उन्होंने भी कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है ना। तो इसने भी बहुत ज्यादा मतलब काम किए कृषि के ऊपर, और एक विभाग खोला दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही विभाग किससे संबंधित है, कृषि विभाग। और किसने चलाया, किसने खोला था ये, मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। अब यहाँ पर एक नाम आ रहा है, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। आपको याद रखना है ये कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो आपको बता दूं कि मोरक्को से, मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है ना। मोरक्को से भारत आया था, यानी कि प्रथम अफ्रीकी यात्री भी कह सकते हैं कि जो भारत आया था। ठीक है ना। और किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता की एक पुस्तक भी है, रेहला। तो रेहला पुस्तक किसने लिखी है, इब्न बतूता ने लिखी है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की समय की विस्तृत चर्चा की गई है। तो जब ये इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तो इसने इसे राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था, चाइना भेजा था, चीन भेजा था। बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान के मरने पर सुल्तान को उसकी प्रजा से तथा प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार के उसके मतलब डिसीजन रहे और वो सभी फेल होते गए, तो प्रजा बहुत परेशान हो गई थी। साथ ही साथ ये भी प्रजा से परेशान हो गया था। तो बदायूनी का एक कथन है कि सुल्तान के मरने पर उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर उठ जाता है कई बार, आपको ये चीज देखनी है। ठीक है ना। एक चीज, इसे लंपट बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना।
तो आप लोग ये देखेंगे कि ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, या लंपट बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान था ये अपने समय के राजाओं में, ठीक है। इसी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर व बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का जो थे वो इसी के समकालीन थे, इसी के शासनकाल में। तो कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी दिल्ली सल्तनत में? तो दिल्ली सल्तनत उस समय चल रही थी मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन, ठीक है ना। और साथ ही साथ 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी की थी। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ये इसके समकालीन है, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा में मौत होने के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है। तो दिल्ली का सुल्तान जब 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा में मौत हो जाती है, ये गुजरात में एक उसको मतलब ये कह सकते हैं हम कि विद्रोह को दबाने के लिए गया होता है, और रास्ते में ठट्टा के निकट इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। अब फिरोज शाह तुगलक कौन था, क्या था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक यानी कि जो तुगलक वंश का संस्थापक है, कि छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था? रज्जब का पुत्र, यानी कि फिरोज शाह के पिता का नाम रज्जब था, और रज्जब कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई। रज्जब का विवाह एक राजपूत शासक रणमल की पुत्री से हुआ था। इस प्रकार फिरोज हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक था। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है कि हिंदू माता से उत्पन्न प्रथम मुस्लिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक था। क्लियर होगी। फिरोज ने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत 4 कर लगाए: खराज, खम्स, जजिया और जकात, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के कर थे, खराज, खम्स, जजिया और जकात थे, ठीक है। जजिया पहले ब्राह्मणों को छोड़कर सभी पर लगाया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर एक प्रकार का गैर मुस्लिम कर था, जिसे कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, क्योंकि जो गैर मुस्लिम थे उन्हें सैनिक कार्य नहीं सौंपे जाते थे, और ये माना जाता था कि सैनिक लोग पूरे राज्य की हिफाजत करते हैं, तो गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में आगे देखते हैं। उसने गरीबों की सहायता के लिए दीवान खैरात नामक विभाग बनाया, ठीक है। तो गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा विभाग बनाया गया था? दीवान खैरात, ठीक है। और उसने एक रोजगार ब्यूरो भी स्थापित किया था, दारुल सफा नाम से स्थापित किया था, ठीक है ना। तो रोजगार ब्यूरो किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात नामक विभाग किससे संबंधित था? गरीबों की सहायता के लिए, ठीक है। फिरोज पहला शासक था जिसने शाही नहरों की सिंचाई के लिए सिंचाई कर लगाया। तो जो नहरें इसके बड़े भाई और ये कह सकते हैं दादा लोगों ने लगाया बनाई थी, उन नहरों पर सिंचाई के लिए इसने क्या लगा दिया था? कर लगा दिया था, ठीक है। उसने कर्मचारियों तथा सैनिकों को नगद वेतन न देकर जागीर देने की नीति लागू की, ठीक है ना। वही जागीर देने की नीति पहले भी थी, भूमि देने की, जो इकता प्रथा में आपने देखा था। बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना शुरू कर दिया था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया? जागीर देने की प्रथा लागू की, ठीक है। फिरोज ने अद्धा व विख एवं संसगाने नामक सिक्के चलाए। तो 3 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे इसके शासनकाल में, ये भी पूछे जाते हैं, अद्धा, विख एवं संसगाने, ठीक है ना। तो अद्धा, विख एवं संसगाने नामक सिक्के किसने चलाए थे? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। उसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया, यानी कि वंशानुगत का मतलब अगर माता पिता सेना में थे तो उनके पुत्र भी क्या होंगे? सेना में जाएंगे। तो वंशानुगत सेना को वंशानुगत किस शासक ने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज ने कई प्रसिद्ध नगर बसाए, जैसे दिल्ली में फिरोजाबाद अपने नाम से। इसके अतिरिक्त उसने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर जैसे नगरों की स्थापना करी। और दिल्ली में जो कोटला में जो फिरोज शाह स्टेडियम है क्रिकेट का,
वो स्टेडियम भी इसी ने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। फिरोज ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ मंगाकर दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराए थे। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है उसमें उसने अशोक के स्तंभ, जो कि मेरठ का स्तंभ, टोपरा का जो स्तंभ स्तंभ था, उन्हें मंगाकर यहाँ पर स्थापित किया। तो ये पूछा जाता है कि फिरोज शाह कोटला में अशोक के स्तंभ किसने स्थापित करवाए, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। फिरोज ने बर्नी और आरिफ जैसे इतिहासकारों को संरक्षण प्रदान किया था। बर्नी और आरिफ दो इतिहासकार थे, उनको संरक्षण दिया था। बर्नी ने फतवा ए जहांदारी तथा तारीख फिरोज शाही की रचना की। तो यहाँ पर एक बात पूछी जाती है कि तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी, तो आप कहेंगे बर्नी ने की थी। फतवा ए जहांदारी किसने लिखी है, तो आप कहेंगे बर्नी ने लिखी है। तो इन दो किताबों के नाम भी आप याद रखेंगे और इनको भी नोट करके माइंड करेंगे। फिरोज ने दासों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना करी। तो एक विभाग और खुल गया यहाँ पर, दीवान ए बंदगान। इससे पहले एक था दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान दासों के लिए एक अलग विभाग था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये फिरोज शाह तुगलक की ने विभिन्न प्रकार के कार्य किए। तो जिन जिन प्रश्नों पे हमने बात की आप उन पे अमल जरूर करेंगे। अब जब फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी में, तो उसके बाद यहाँ पर काफी सारे इनके इसके पुत्र और पौत्र राजा की गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन सभी अयोग्य साबित होते हैं। ठीक है ना। तो जिस ऐसे मोहम्मद खान आए यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद 1388 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में कुछ दिनों के लिए मोहम्मद खान ने दिल्ली पर शासन किया और कुछ दिनों के भीतर ही उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद खान की हत्या कर दी जाती है। इसी प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड आता है, जो कि फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद खान की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का पोता गयासुद्दीन अगला शासक बना, लेकिन 5 महीने की अल्प शासक के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई। इसी प्रकार से 2-3 महीने के लिए अबू बकर आया, नसीरुद्दीन मोहम्मद साहब आया। ठीक है। हुमायूं करके कोई एक राजा आए। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्रम क्या रहा। मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, अबू बकर, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, हुमायूं और अंत में जो आया नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसका थोड़ा से यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे जरूर चर्चा करूंगा। 1395 से 1412 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक महमूद शाह बना। तो महमूद शाह कब बना? 1394 में। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग कहा जाता है, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। ठीक है ना। क्योंकि दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। एक्चुअली होता क्या है कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, जो कि मंगोलियन था, वो क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। और जैसे वो भारत पर आक्रमण करता है तो नसीरुद्दीन महमूद शाह वहां से भाग जाकर के गुजरात में शरण ले लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी दुर्दशा को देख करके विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। और राजा उसके बाद जब तैमूर यहाँ से जाता है तो वह वजीर मुल्क खान, जो इसका वजीर होता है नसीरुद्दीन शाह का, वो इसे दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बैठाता है। फिर 1412 ईस्वी में इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह था। ठीक है ना। और एक प्रश्न यहाँ पर से और इम्पोर्टेंट बनता है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किस शासक के समय में किया था, तो आप कहेंगे नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो कि तुगलक वंश था के अंतर्गत आता था। और तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था, तो 1398 ईस्वी में किया था। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी है, समझनी है। और जो जो प्रश्नों पे मैंने बात करी उन पर अमल करना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, ऐसी आशा करता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो, आपके भविष्य की कामना करता हूँ।